नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईटी युग में। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जरा एक ऐसी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की कल्पना कीजिए जिसके पास देश के प्रधानमंत्री तक की जांच करने की असीम शक्ति हो। सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है ना? हम्म लेकिन लेकिन जब कोई आम नागरिक उस एजेंसी के पास भ्रष्टाचार की शिकायत लेके जाता है तो 90% मामलों में शिकायत सिर्फ इसलिए खारिज कर दी जाती है क्योंकि आवेदन का फॉन्ट, कागज या उसका फॉर्मेट सही नहीं था। अरे बाप रे। मतलब ये तो किसी अजीब व्यंग्य जैसा लग रहा है। बिल्कुल व्यंग्य लगता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। आज की इस गहन चर्चा का मिशन कुछ ऐसे ही दस्तावेजों की परतों को खोलना है जो सीधे तौर पर हमारे देश की व्यवस्था और उसकी जवाबदेही से जुड़े हैं। सही बात है। आज हमारे पास दो बहुत ही विस्तृत और शोधपरक दस्तावेज हैं। एक है इंडियाज एंटी करप्शन फ्रेमवर्क और दूसरा है लोकपाल विजन एंड रियलिटी। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत के उस भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र की वास्तुकला, उसके काम करने के तरीके और उसकी वर्तमान जमीनी हकीकत को समझना है। और ये वही तंत्र है जिसके लिए 2011 में देश की सड़कों पर लाखों लोग उतरे थे। हाँ, वही ऐतिहासिक आंदोलन। ठीक है, आइए से विस्तार से समझते हैं। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानून पास करने या कोई नई बिल्डिंग खड़ी कर देने की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में ना सत्ता की शक्ति और उस शक्ति पर लगाम कसने के बीच की जो एक शाश्वत टकराव है, उसकी कहानी है। मेरा मतलब है, जब कोई व्यवस्था अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाती है तो वो तंत्र कितना स्वतंत्र हो सकता है। हाँ, कोई भी सरकार खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगी, है ना? बिल्कुल। आज की ये चर्चा इसी जटिल सवाल को स्पष्ट करेगी। और इस कहानी की जड़ें केवल 2011 के उस आंदोलन तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो ये विचार रातों रात नहीं आया था। हाँ, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। ग्लोबल लेवल पर देखें तो 1809 में स्वीडन में ओम्बड्समैन संस्था की शुरुआत हुई थी। और उसका काम ही सरकारी अधिकारियों पर नजर रखना था। और भारत के संदर्भ में बात करें तो हाँ, भारत में 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने पहली बार लोकपाल शब्द गढ़ा था, मतलब लोगों का रक्षक। फिर 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने बाकायदा ये सिफारिश की कि देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ऐसी एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। सिफारिश तो हो गई थी 1966 में, लेकिन इसके बाद का जो सफर है ना, वो विधायी सुस्ती और राजनीतिक डर का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। वो कैसे? 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था, लेकिन दशकों तक ये विधेयक संसद में एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार विफल हुआ। 8 बार, ये तो बहुत ज्यादा यार। हाँ, और कारण बहुत सीधा था। कोई भी राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था नहीं बनाना चाहता था जो कल को उन्हीं के नेताओं की जांच शुरू कर दे। जब राजनेताओं को ही अपने लिए नियम बनाने हों तो वे हमेशा ऐसे लूपहोल छोड़ ही देते हैं जिससे वे खुद बचे रहें। 8 बार विफलता, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पूरा सिस्टम खुद को जवाबदेह बनाने से कितना खौफ खाता था। और फिर आता है साल 2011, अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान का वो ऐतिहासिक अनशन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। वो तो एक अलग ही लहर थी। बिल्कुल, पूरा देश सड़कों पर था और जन लोकपाल की मांग कर रहा था। उस समय जो एक बड़ा टकराव देखने को मिला वो बहुत दिलचस्प था। 2010 का जो सरकारी ड्राफ्ट था और जनता जो जन लोकपाल मांग रही थी, उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। हाँ, यारो जो बात सबसे आकर्षक है वो है उस जन आंदोलन की प्रकृति। मतलब कैसे सोशल मीडिया की ताकत और अहिंसक नागरिक प्रतिरोध ने दशकों की उस राजनीतिक सुस्ती को तोड़ने का काम किया। सही कहा। जनता की मांगे क्या थी उस ड्राफ्ट में? जन लोकपाल ड्राफ्ट में ये मांग थी कि ये लोकपाल के पास स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो की शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कि वो खुद ही केस ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर अखबार में भ्रष्टाचार की कोई खबर छपे तो लोकपाल को किसी की शिकायत का इंतजार ना करना पड़े, वो खुद मामले की जांच शुरू कर दे। जनता ये भी चाहती थी कि इस संस्था के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार हो और भ्रष्टाचार साबित होने पर अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो। बाप रे, उम्र कैद! और सरकार का जो ड्राफ्ट था उसमें क्या था? दूसरी तरफ सरकार जो 2010 का ड्राफ्ट लेकर आई थी उसमें स्वतः संज्ञान का कोई अधिकार ही नहीं था। वो केवल एक सलाहकार निकाय था जो सिर्फ सुझाव दे सकता था
और सजा का प्रावधान केवल 6 महीने से 7 वर्ष तक सीमित रखा गया था। अगर इसे एक एनालॉजी के जरिए समझा जाए ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे घर की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत अभेद्य तिजोरी का ऑर्डर दिया जाए। डिलीवरी वाले एक शानदार लोहे की तिजोरी घर पर लाकर रख भी दें, लेकिन उसकी चाबी देने से ही मना कर दें। बिना चाबी के वो तिजोरी सिर्फ जगह घेरने वाला लोहे का एक डिब्बा है। बहुत सही एनालॉजी है ये। तुलना उस समय की स्थिति को बखूबी दर्शाती है। जन दबाव इतना अधिक था कि संसद को अंततः झुकना पड़ा और एक नए अधिक विस्तृत कानून की रूपरेखा तैयार करनी पड़ी, जो दोनों पक्षों के बीच एक तरह का समझौता था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद 2013-14 में जो मशीन बनकर तैयार हुई, उसकी वास्तुकला कागजों पर बहुत ही विशाल दिखाई देती है। दिसंबर 2013 में संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द बार बार आता है कि ये एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। एक आम इंसान के लिए इस अंतर का क्या मतलब है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई संस्था संवैधानिक होती है, जैसे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, तो वो देश के संविधान के मूल डीएनए का हिस्सा होती है। अच्छा। उसे खत्म करना या उसकी शक्तियों को कम करना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। दूसरी ओर, एक वैधानिक निकाय सिर्फ संसद के एक सामान्य कानून द्वारा बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी सरकार इसे आसानी से बदल सकती है? बिल्कुल। भविष्य में कोई भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार संसद में एक नया बिल पास करके इस संस्था के नियमों को आसानी से बदल सकती है या इसे कमजोर कर सकती है। ये संस्था के बुनियादी स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अब अगर इस संस्था की संरचना पर नजर डालें, तो ये एक 9 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। हाँ, और अध्यक्ष के लिए शर्तें काफी कड़ी हैं। हाँ, अध्यक्ष पद के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या किसी बहुत प्रख्यात व्यक्ति का होना अनिवार्य है। और सदस्यों के चयन में भी एक संतुलन दिखता है। 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए और बाकी के 50%? बाकी 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। संरचना में समाज के हर वर्ग को शामिल करने का यह प्रयास वाकई सराहनीय है, लेकिन असली पेंचना इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में है। वो कैसे? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 5 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। हाँ। और इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित जज और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं। थोड़ा रुकिए। अगर लोकपाल का काम प्रधानमंत्री की भी जांच करना है, तो खुद प्रधानमंत्री उस चयन समिति के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं जो लोकपाल को चुन रही है? ये तो वैसा ही हुआ कि कोई छात्र खुद अपना परीक्षक चुन रहा हो। यही वो संरचनात्मक विरोधाभास है जो इस कानून के मूल में है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और न्यायपालिका को शामिल करके निष्पक्षता दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कार्यपालिका का पलड़ा इसमें हमेशा भारी रहता है। हालांकि कागजों पर इसका अधिकार क्षेत्र वाकई अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ विशिष्ट अपवाद रखे गए हैं जहां लोकपाल दखल नहीं दे सकता। और दायरा सिर्फ ऊपर तक ही सीमित नहीं है, ये नीचे तक भी जाता है। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और ग्रुप ए, बी, सी से लेकर ग्रुप डी तक के सभी सरकारी कर्मचारी इसके रडार पर हैं। मतलब चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक सब दायरे में है। हाँ, और सिर्फ सरकारी लोग ही नहीं। हाँ, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त करने वाले NGOs और ट्रस्ट भी लोकपाल के अधीन आते हैं। साथ ही सभी लोक सेवकों के लिए अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया। और राज्यों के लिए भी इसी अधिनियम के तहत ये अनिवार्य किया गया कि वे 365 दिनों के भीतर अपने यहाँ लोकायुक्त स्थापित करें। अच्छा, राज्यों में लोकायुक्त? हाँ, लेकिन यहाँ केंद्र और राज्य के ढांचे में बहुत बड़ा अंतर है। केंद्र में लोकपाल एक समान कानूनी ढांचा है, जबकि राज्यों में लोकायुक्त की संरचना और शक्तियों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से राज्य विधानसभाओं के पास छोड़ दिया गया। मतलब हर राज्य का अपना अलग सिस्टम। बिल्कुल। नतीजा ये है कि हर राज्य का लोकायुक्त
अलग तरह से काम करता है। महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन आज के समय में कर्नाटक लोकायुक्त को देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो मुख्यमंत्री तक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। क्या बात है। हाँ, जबकि कई अन्य राज्यों में ये सिर्फ एक दिखावा है। चलिए, एक बहुत बड़ी मशीनरी बन गई, दायरा भी तय हो गया। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जमीन पर काम कैसे करती है? प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। हाँ, अगर किसी को भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो इसकी 4 चरणों की एक लंबी प्रक्रिया बताई गई है। पहला चरण है शिकायत दर्ज करना, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी शिकायत अनाम यानी गुमनाम नहीं हो सकती। मतलब पहचान छुपानी नहीं है। बिल्कुल, शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बतानी ही होगी। इसके बाद 60 दिन की एक प्रारंभिक जांच होती है, जहां शिकायत की सत्यता परखी जाती है। फिर 6 महीने के विस्तृत जांच का प्रावधान है, और अंत में एक स्पेशल कोर्ट में 1 से 2 वर्ष के भीतर ट्रायल होना चाहिए। और इस प्रक्रिया को ताकत देने के लिए लोकपाल को कई अधिकार भी दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में उसे सिविल कोर्ट के समान तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्राप्त हैं। वो भ्रष्ट तरीकों से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर सकता है। सिविल कोर्ट की शक्तियां? हाँ, और अगर किसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है और वो मामला लोकपाल ने भेजा है, तो लोकपाल के पास सीबीआई को निर्देश देने और उस पर नजर रखने की शक्ति भी है। और सबसे अहम बात, वो लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की सिफारिश कर सकता है, जो सरकार को माननी ही पड़ती है। लेकिन जब इस संस्था ने अपनी इन भारी भरकम शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका टकराव देश की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ होने लगा। वो तो होना ही था। दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक विवाद का जिक्र है, जब लोकपाल ने अधिनियम की धारा 14 की अपनी तरह से व्याख्या की और ये दावा कर दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही वो बिंदु था जहां न्यायपालिका को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत लोकपाल के इस आदेश पर रोक लगा दी। हाँ, और इस कदम को न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत परेशान करने वाला करार दिया। इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी तर्क है। के वीरास्वामी मामला, जो 1991 का है, वो ये साफ तौर पर स्थापित करता है कि जजों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या हुआ? अगर संसद ने कानून बनाकर लोकपाल को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी हैं और वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को भी निर्देश दे सकता है, तो न्यायपालिका ने अपनी जांच पर इस तरह ब्रेक क्यों लगा दिया? क्या ये संस्थाओं के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई नहीं है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये वर्चस्व की लड़ाई से कहीं ज्यादा शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बचाने का मामला है। मतलब चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर काम करना होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है। जरा सोचिए, एक ऐसी वैधानिक संस्था जिसके सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और कार्यपालिका का सीधा प्रभाव है, अगर वो जजों की जांच करने लगें, तो क्या जजों को अप्रत्यक्ष रूप से डराया या प्रभावित नहीं किया जा सकता? हाँ, ये तो है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए था, ताकि कोई भी जांच एजेंसी न्यायपालिका को ब्लैकमेल न कर सके। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? 2013 में इतना बड़ा कानून बना, लेकिन असीम शक्तियों के बावजूद अब तक भ्रष्टाचार के एक भी मामले में लोकपाल किसी को सजा नहीं दिला पाया है। शून्य अभियोजन, 0 प्रोसिक्यूशन। ये लोकपाल विजन और रियलिटी का सबसे कड़वा सच है। एक संस्था जिसे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया गया था, वो खुद लाल फीताशाही में उलझ गई है। बिल्कुल। देरी का आलम देखिए। कानून दिसंबर 2013 में बन गया था, लेकिन संस्था में अध्यक्ष और सदस्यों की पहली नियुक्ति होने में 2019 तक का समय लग गया। 5 साल तो सिर्फ नियुक्तियों में लग गए। हाँ, 5 साल से ज्यादा तो सिर्फ इसे शुरू होने में लग गए। और आज की स्थिति ये है कि स्वीकृत 65 पदों में से 24 महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन खाली पदों में निदेशक जांच यानी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का पद भी शामिल है। ये तो सच में कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने एक अत्याधुनिक फेरारी कार खरीद ली। उसमें शानदार लेदर सीट्स हैं, बेहतरीन टायर हैं, देखने में वो दुनिया की सबसे तेज कार लग रही है। लेकिन जब रेस ट्रैक पर उतारने के लिए उसका हुड खोलकर देखा,
तो पता चला कि अंदर इंजन ही गायब है। बिना जांच निदेशक के कोई जांच एजेंसी कैसे काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। और रही बात आम जनता की, जो बड़ी उम्मीदों से शिकायत लेकर आती है, उनके लिए तो इस कार के दरवाजे ही परमानेंट लॉक कर दिए गए। आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 2023 तक लोकपाल को कुल 8,703 शिकायतें प्राप्त हुईं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई? बहुत ही कम होंगी। 6,775 शिकायतें, जो कि कुल शिकायतों का लगभग 90% हैं, वो बिना किसी जांच के सिर्फ तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गई। कारण, क्योंकि वे लोकपाल के निर्धारित प्रारूप यानी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो संस्था जिसे आम नागरिक की सहूलियत के लिए बनाया गया था, वो खुद अपनी ही नौकरशाही का शिकार कैसे हो गई? ये निर्धारित प्रारूप महज एक फॉर्म नहीं है, बल्कि कानूनी पेचीदगियों का एक ऐसा जाल है जिसे कोई भी आम इंसान बिना किसी महंगे वकील की मदद के सही तरीके से भर ही नहीं सकता। सही बात है। जब 90% लोग अपनी बात सिर्फ इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें फॉर्मेट नहीं पता, तो ये न्याय से वंचित करने का ही एक तरीका बन जाता है। इसके अलावा संस्था की अपनी जवाबदेही भी कटघरे में है। वो कैसे? 2022 से 2024 तक की वार्षिक रिपोर्टें संसद में पेश ही नहीं की गईं। पिछले 5 वर्षों में केवल 24 मामलों में पूर्ण जांच के आदेश दिए गए हैं। इतने बड़े देश में जहां हर दिन भ्रष्टाचार की अनगिनत खबरें आती हैं, 5 साल में सिर्फ 24 जांचें ये बताती हैं कि तंत्र कितना निष्क्रिय हो चुका है। और जो कुछ नियम बनाए गए हैं वो भी अजीबोगरीब हैं। दस्तावेजों में 7 साल की एक सीमा का जिक्र है। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला 7 साल से अधिक पुराना है तो लोकपाल उसकी जांच कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है ना? इसका मतलब है कि अगर किसी बड़े घोटाले को 7 साल तक सफलतापूर्वक छुपा लिया गया तो उसके बाद वो व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित है। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर किसी की शिकायत जांच में झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर भारी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ये सीधे तौर पर विसल ब्लोअर्स यानी भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को डराने का काम करता है। कौन सा आम नागरिक किसी शक्तिशाली मंत्री या अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का जोखिम उठाएगा जब उसके सिर पर खुद जेल जाने की तलवार लटक रही हो? कोई भी नहीं उठाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी ना होने के कारण लोकपाल को आज भी पूरी तरह से सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और सीबीआई सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। जब जांच करने वाली एजेंसी का बजट और पोस्टिंग सरकार के हाथ में हो तो एक स्वतंत्र जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। आलोचक अक्सर इस वर्तमान व्यवस्था को बिना दांत का बाघ कहते हैं। बाघ देखने में डरावना जरूर है, लेकिन जब वो शिकार करने जाता है तो उसके पास काटने के लिए दांत ही नहीं होते। इन सब संरचनात्मक कमजोरियों को देखते हुए ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि दुनिया के बाकी देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। दस्तावेजों में जो वैश्विक तुलना दी गई है वो आंखें खोलने वाली हैं। हाँ, स्वीडन का मॉडल बहुत अलग है। अगर हम स्वीडन का उदाहरण लें, जहां से ये ओम्बड्समैन का विचार शुरू हुआ था, तो वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां की संस्था को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके पास मजबूत स्वसंज्ञान यानी सुओमोटो शक्तियां हैं। उनकी अपनी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सबसे बड़ी बात, वहां प्राप्त 90% शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होती है। और हमारे यहाँ 90% खारिज हो जाती है। हमारे यहाँ 90% शिकायतें खारिज हो जाती हैं और वहां 90% पर एक्शन होता है। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम का मॉडल है जो सॉफ्ट पावर पर आधारित है। वो कैसे काम करता है? वो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह है और वहां की जनता का इस संस्था पर इतना गहरा विश्वास है कि अधिकारियों को सिर्फ बदनामी के डर से इस्तीफा देना पड़ता है। ये देखकर तो स्वीडन या यूके के मॉडल की सफलता हमारे लिए एक सपने जैसी लगती है। ये सच है कि उन देशों का नागरिक विश्वास बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन भारत में भी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है अगर कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दस्तावेजों में इस तंत्र को ठीक करने के लिए एक स्पष्ट सुधार का रोड मैप सुझाया गया है। अच्छा, उसमें क्या सुझाव है? सबसे पहली और बड़ी जरूरत है इस संस्था को वैधानिक से बढ़ाकर संवैधानिक दर्जा देना, ताकि ये राजनीतिक हवाओं के झोंकों से बच सके और इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है स्वतः संज्ञान की शक्ति, सुओमोटो वाली पावर। हाँ, अगर मीडिया में भ्रष्टाचार का कोई स्टिंग ऑपरेशन या बड़ी रिपोर्ट आती है तो लोकपाल को खुद आगे आकर जांच शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता भी उतनी ही जरूरी है।
जब तक लोकपाल के पास अपना खुद का एक पूर्ण स्वतंत्र जांच तंत्र नहीं होगा, तब तक सीबीआई पर निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी रहेगी। बिल्कुल। और आम नागरिक के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है, वो प्रारूप प्रक्रिया का सरलीकरण होना ही चाहिए, ताकि न्याय तक पहुंचने के लिए वकीलों की फौज ना खड़ी करनी पड़े। एकदम सही बात है। और इसके साथ ही एक त्रुटिहीन विसल ब्लोअर संरक्षण कानून लागू करना होगा। जब तक लोग बिना डरे सच बोलने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी एंटी करप्शन ढांचा सफल नहीं हो सकता। हाँ, सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए और वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संसद और जनता के सामने आनी चाहिए। 2011 के आंदोलन में जिस जनता के रक्षक की कल्पना की गई थी, उसे वास्तविकता बनने के लिए फाइलों में उलझी एक विवश नौकरशाही से बाहर निकलकर एक निडर प्रहरी बनना होगा। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक जन आंदोलन से उपजी उम्मीदों का ये विशाल ढांचा आज तकनीकी पेचों, जटिल नियमों और राजनीतिक सुस्ती के जाल में उलझ कर रह गया है। कानून तो बन गया, लेकिन जमीनी स्तर पर शून्य अभियोजन और 90% खारिज शिकायतों की सच्चाई ये बताती है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का रास्ता सिर्फ कागजों से होकर नहीं गुजरता। ये इस बात का प्रमाण है कि केवल एक शक्तिशाली कानून बना देना ही काफी नहीं है। उस कानून को सही भावना से लागू करने की मंशा और संस्थाओं को वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम करने देने का वातावरण सबसे अधिक मायने रखता है। बिल्कुल। और अब इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो इन दस्तावेजों से भी आगे की बात सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? जरा सोचिए, जब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाई गई सर्वोच्च संस्थाएं खुद फाइलों, फॉर्मेट्स और खाली पदों के उसी सरकारी जाल में फंस जाएं जिन्हें खत्म करने के लिए ही उन्हें बनाया गया था, तो इस पूरी व्यवस्था को कौन सुधारेगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि भविष्य में भ्रष्टाचार से लड़ने का काम किसी एक केंद्रीकृत संस्था या इंसान के बजाय विकेंद्रीकृत तकनीक जैसे कि ब्लॉकचेन या ओपन सोर्स ऑडिटिंग के हाथों में चला जाए? एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जहां किसी इंसान या किसी समिति के मंशा की जरूरत ही ना पड़े, जहां हर सरकारी लेनदेन जनता के सामने शीशे की तरह साफ हो और उसे कोई मिटा ना सके। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। सुनते